यह कहानी काशीपुर नाम के एक छोटी सी गांव की है, जहां रवि नाम का एक गरीब किसान रहता था। रवि के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी खुशी और एक बेटा गोलू था, जिनके साथ वह बहुत खुशी खुशी रहता था। रवि के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती कर वह अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु उसकी जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वह अपने जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरे जमीन से उगने वाली फसल कम होते जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा, या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूँ। चलो एक बार चल के खुशी से राय लेकर देखता हूँ, वह क्या कहती है इस बारे में। रवि तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वह सबसे पहले अपनी पत्नी खुशी को आवाज लगता है। खुशी, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रवि की आवाज सुनकर खुशी वहां आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ खुशी, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? खुशी, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूं कि कुछ समय के लिए कुछ जमीन पर खेती करना छोड़ दो। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा। जिस कुछ सालों बाद वह पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी, फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई जमीन नहीं है, तो घर का खर्च चलाने और गोलू के पढ़ाई के लिए कहां से पैसे झूठा पाऊंगा। आप एक काम क्यों नहीं करते? एक बार जाकर गांव के जमींदार काका से मिल लीजिए। वह तो बहुत अच्छे और नेक दिल है। वह आपकी जरूर कोई मदद करेंगे। हाँ खुशी, यह ठीक रहेगा, क्योंकि काका अगर कोई नया काम भी करने बोलेंगे तो वह उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है खुशी, तो मैं कल सुबह सुबह ही काका से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह रवि जमींदार से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वह जमींदार को आवाज लगाता है। काका, क्या आप घर पर हो? रवि की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आता है। अरे आओ रवि बेटा, बोलो क्या हुआ? कुछ काम था क्या? हाँ काका, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? रवि फटाफट से जमींदार को अपने खेत की हालत बता देता है। तो इसमें परेशान क्या होना बेटा? काका, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैं आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी कभी किया नहीं। तो अब यही नहीं समझ रहा है मैं क्या करूं। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। काका, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरे जमीन की देख रेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है। तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। ठीक है काका, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। रवि जमींदार को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। रवि अपने घर पहुंचकर खुशी को सारी बात बता देता है। यह तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ खुशी, अब मैं काका के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत खरीद लूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहें। अगली सुबह रवि जमींदार के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है, तो सोचता है, काका की जमींदार गांव के बाहर है, तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए। इसीलिए खुशी को बोलकर जाता हूँ, खुशी जरा यहाँ आना। तो रवि को बुलाता सुन खुशी वहां आती है। बोलिए, आपने बुलाया मुझे? खुशी सुनो, काका का खेत गांव के बाहर है, तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है। तू अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और गोलू खाना खाकर सो जाना। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ, वह लेकर ही जाना। फिर क्या था, रवि अपना खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है।
चलते चलते कुछ समय बाद वह गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो अब पहुंच गया हूं तो फटाफट से खेत पर काम करना शुरू कर देता हूं। रवि अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। रवि को अभी काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। सांप के काटने के कुछ समय में ही रवि चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यहाँ रवि सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है। सुबह की अब रात हो जाती है और खुशी रवि का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतने परेशान देख गोलू पूछता है, क्या हुआ माँ? पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार काका की गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी तो कुछ सोच समझकर कहाँ होगा। एक कम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। गोलू की बात सुनकर खुशी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब खुशी देखी है कि रवि अब तक घर नहीं आया है तो परेशान होकर वह सीधा जमींदार से मिलने उसके घर की ओर चली जाती है। खुशी जमींदार के घर पहुंचकर उनसे रवि के बारे में पूछने लगती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? काका, रवि कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? रवि कल गया था और अब तक घर नहीं आया? हाँ काका, उन्होंने मुझे कहा था कि खेत गांव के बाहर है तो आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात की सुबह हो गई, पर वो अब तक नहीं आए हैं। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ी समय दो, मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि रवि कहाँ है। जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले विवेक को रवि को देखने अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय के बाद विवेक जमींदार के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वह परेशान हो जाता है। ये क्या? रवि का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत जमींदार जी को यह बात बतानी पड़ेगी। विवेक वहां से भागते भागते जमींदार के घर के लिए निकल जाता है। विवेक जैसे ही जमींदार के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही जमींदार उसे पूछने लगता है। क्या हुआ विवेक बेटा, तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए और क्या तुम्हें रवि मिला? विवेक जमींदार को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। विवेक जब जमींदार को सारी बात बता रहा होता है, तभी वहां पास में खड़ी खुशी भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। विवेक, तुम सबसे पहले वेद जी को लेकर वहां पहुंचो। मैं खुशी बेटी को लेकर वहां आता हूं। विवेक को वैद्य जी के पास भेजने के बाद जमींदार खुशी को समझाने लगता है। खुशी बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से रवि ठीक नहीं होगा। फिर क्या था, जमींदार खुशी को लेकर रवि को देखने उसके खेत की तरफ निकल जाता है और विवेक वेद जी को लेने दूसरी तरफ निकल जाता है। जमींदार और खुशी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा रवि बेहोश हालत में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। खुशी रवि के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहां वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी के आते ही खुशी वहां से हट जाती है और वैद्य जी रवि की हालत का जायजा लेने लगते हैं। क्या हुआ वैद्य जी, अब कैसी है रवि की हालत? देखिए जमींदार जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, पर रवि की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, परंतु जहर रवि के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण प्रगाढ़ बेहोशी के हालात में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी, ये क्या होता है वैद्य जी? प्रगाढ़ बेहोशी के हालत में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है, और यह अब कब होश में आएगा यह भी नहीं कह सकते हैं। वैद्य जी, तो अब हम क्या करें? देखिए जमींदार जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना, बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे हैं। वैद्य रवि की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहां से चले गए।
फिर कुछ गांव वाले रवि को लाकर उसको उसके घर के बिस्तर पर लिटा देते हैं। देखो खुशी बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम रवि की अच्छे से देखभाल करो। देखना वह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें अगर किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। और हर महीने में तुम्हारे लिए और गोलू के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा। पर तुम हिम्मत मत हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हो। जमींदार फिर वहां से खुशी को दिलासा देकर चले जाते हैं। जमींदार के जाने के बाद वहां गोलू आ जाता है और अपने पिता की हालत देखकर खुशी से उसका कारण पूछने लगता है। मां, ये पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में सांप ने काट लिया है, जिस कारण वह बेहोश हो गए हैं। मां, तो पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, वेद जी ने कुछ दवाइयाँ दी हैं और उन्हें समय समय पर पिलाने कहा है। उन्होंने बोला कि उन दवाइयों से वह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर मां, पिताजी की ऐसी हालत है तो अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं मां, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगी, आप घर संभालो कि घर का खर्च देखोगी? मां, आप बस पिताजी का और घर का ध्यान रखो। मैं अब खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। गोलू की ऐसी बातें सुन खुशी भययुक्त हो जाती है। नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपने पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो और मैं तुम्हें वह बनाकर रहूंगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। फिर खुशी गोलू को वहां से पढ़ने भेज देती है। मुझे अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं अब रवि का ठीक होने का इंतजार तो नहीं कर सकती हूँ। मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी और हो सके तो कोई और काम भी देखना होगा। अगली सुबह खुशी सीधे जमींदार से मिलने पहुंच जाती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ और रवि की तबीयत अब कैसी है? काका, रवि की तबीयत फिलहाल तो वैसी ही है और मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ, बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? काका, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन आपने रवि को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाजत दे दी, ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्च और गोलू की पढ़ाई करा सकूं। बेटी, पर तुम्हें वहां काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूंगा। नहीं काका, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है। अब आप बस मुझे आपके खेत में काम करने की इजाजत दे दीजिए। मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगा, ऑफिसर बनाऊंगी। जमींदार खुशी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर खुशी जमींदार की बात मानने तैयार नहीं थी। आखिर में खुशी की बातें सुनने के बाद जमींदार सोचने लगता है। मुझे लगता है खुशी मेरी बात नहीं मानेगी, पर अगर वो काम करने इतने दूर जाएगी तो वो रवि का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूं, मैं खुशी को मेरी गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करने के लिए कह देता हूं, ताकि वो खेतों पर काम भी कर सकें और अपने घर का ध्यान भी रख सकें। ठीक है खुशी बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत तो दे सकता हूं, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं हर चाग। हाँ काका, बोलिए ना। बेटी, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के नजदीक भी एक खेत है, तुम वहां काम कर सकती हो, ताकि तुम अपने घर का और रवि का दोनों को ख्याल रख पाओगी। काका, ये तो और भी अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है, वो खेत बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। हाँ, तो कोई बात नहीं है। काका, वह खेत मेरे घर से नजदीक है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरे के घर का काम भी करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं गोलू की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। बेटी, पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? काका, मुझे काम करना ही होगा। रवि का सपना था कि गोलू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। गोलू की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी।
जमींदार खुशी के संकल्प और साहस से भावुक हो जाते हैं। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूं। तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ है। खुशी ने जमींदार के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह खेत चियोथस्केरा काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे खुशी की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा और जो पैसे वो दूसरों के घरों में काम करके कमाती थी, वो गोलू की पढ़ाई में खर्च करने लगी। वो उसकी बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम ऑफिसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। खुशी की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अब अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच रवि की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वैद्य जी की दवाओं और सीमा की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। एक दिन अचानक रवि को होश आ गया। रवि को होश में आते देख खुशी बहुत खुश हो गई। रवि, तुम्हें होश आ गया? भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। खुशी, मैंने तुम्हें और गोलू को बहुत परेशान किया। नहीं रवि, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे, मैंने हर जिम्मेदारी संभाली और देखो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। रवि धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने खुशी की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। गोलू की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चलती रही और कुछ सालों बाद वो एक बड़ा ऑफिसर बन गया। माँ पिताजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ वह आपकी मेहनत और त्याग के कारण हूँ। नहीं बेटा, यह सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। खुशी का त्याग और रवि का साथ दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले अभी उनके इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनते हैं। इस तरह माँ का त्याग की ये कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और परिवार को जोड़कर रखता है। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।